वीरेंद्र ने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता और गुस्से में दहाड़ उठा था, लेकिन सामने बैठी पूनम बड़ी तसल्ली में थी। उन्हें वीरेंद्र के गुस्से भरे अंदाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें आज़ादी दे रही हूँ कि अपनी पसंद बताओ? जो मैंने कह दिया वही होगा। अगर जर्मनी से पढ़ लिख कर आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को छोटा समझोगे और बुरी नज़रों से देखोगे। और क्या कमी है उर्मिला में? खूबसूरत है, जवान है, मर्द को बस इन्हीं दो खूबियों से मतलब होनी चाहिए। पूनम हाथों में मौजूद हीरे की अंगूठी घुमाते हुए बड़े आराम से कह रही थी, जबकि वीरेंद्र का दिल चाहा कि वह सामने पड़े कांच के गिलास को अपने सर में टकरा ले। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं 30 साल का हो चुका हूँ, जबकि वह सिर्फ अभी बहुत छोटी है, 15 साल की है। मैंने उसे आज से कई साल पहले देखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब वह दिखती कैसी है। आंटी को कैंसर है, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, गरीबी ने उनके घर में डेरा डाल रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बलि का बकरा बन जाऊं। आप चाहती हैं तो मैं उनकी पैसों से मदद कर सकता हूं, लेकिन ये शादी मुझसे नहीं होगा। वीरेंद्र की आवाज़ में हिम्मत उभर आई थी और पूनम की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और माथे पर पल पड़ गए। वह एक झटके से अपनी कुर्सी से उठी। 3 दिन के बाद शाम को तुम्हारी शादी उर्मिला के साथ कर दी जाएगी। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। और अगर तुमने मेरी दोस्त की बेटी से शादी करने से मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। पूनम उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और अपना हुक्म सुनाकर बाहर चली गई थी। वीरेंद्र एक पल के लिए तो बिल्कुल सुन रह गया और फिर जब उसे अंदाजा हुआ माँ क्या कहकर चली गई तो उसने एक जोरदार ठोकर जमीन पर पड़े गिलास को दे मारी। उसका मूड बहुत ख़राब हो चुका था। 1 महीने पहले ही तो वो जर्मनी से वापस आया था। पढ़ाई करने के बाद ही वापस आकर अपने बाप का कारोबार संभाल लिया था। वह तो अपनी ज़िंदगी के लिए हजारों सपने सजाकर बैठा था। पर लेकिन 1 हफ्ते पहले ही पूनम को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने बैठे बैठे वीरेंद्र की शादी की बात छेड़ दी। वह खाने के टेबल पर बैठा ही था जब माँ ने वीरेंद्र के सामने खाना रखते हुए बड़े आराम से कहा, भाई, तुमने अगर कोई शॉपिंग करनी है तो कर लो। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है मेरी दोस्त की बेटी उर्मिला के साथ। वीरेंद्र जो अपनी दुनिया में गुम था, पूनम की आवाज़ पर ठहर सा गया। एक्सक्यूज मी माँ, आप मजाक कर रही हैं क्या? उसने पूछा, लेकिन पूनम तसल्ली में थी और मुस्कुरा दी। मैंने पहले कभी तुमसे मजाक किया है क्या? उनकी आवाज़ में ठिठक थी। वीरेंद्र चुप सा रह गया था। मेरी सहेली बहुत ज़्यादा गरीब है और कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। अपनी जवान बेटी की वजह से वो बहुत परेशान रहती है। उर्मिला बिल्कुल सीधी और बहुत खूबसूरत है। अगर वे लोग हमारे स्टेटस के नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ वह खुश रहेगी। मैं अपनी सहेली को जुबान दे चुकी हूँ, बस इसी हफ्ते शादी कर लेते हैं। रिसेप्शन की तैयारी अगले दिन धूमधाम से करेंगे और तसल्ली से करेंगे। वह तसल्ली से कहती हुई उन्होंने सारा प्लान एक एक करके बता दिया था। वीरेंद्र तो गुस्से से भड़क ही उठा था। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी शादी है। मैंने जिस लड़की को देखा तक नहीं, आप मुझे उसके साथ शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसके गुस्से के बावजूद पूनम बड़ी तसल्ली से बैठी खाना खाती रही। राजेंद्र भी चुप बैठे थे। सारी ज़िंदगी वो पूनम के सामने कुछ न बोले थे, अभी भी चुप बैठे थे। वीरेंद्र ने एक निगाह उन पर डाली थी और एक झटके से खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। उसे पता था पूनम किसी की भी ज़िंदगी का फैसला बड़ी आसानी से कर सकती है। वह किस स्कूल में पढ़ेगा, किस कॉलेज में जाएगा, किस मुल्क में जाकर पढ़ेगा, ये सारे फैसले पूनम ने खुद ही किए थे। तो फिर वीरेंद्र ने ये कैसे सोच लिया कि शादी जैसा ज़रूरी फैसला वह उसे उसकी मर्जी से करने देगी? वीरेंद्र के दिमाग पर शोभा का इश्क घूम रहा था। शोभा उसके ऑफिस में काम करती थी, बहुत ही स्टाइलिश लड़की थी। उसने जोर से अपना सर झटका। वह हमेशा शोभा को अपनी पत्नी के रूप में देखता था। हर वक्त वह मुस्कुराती हुई, फैशनेबल कपड़े पहने वीरेंद्र को उसे देखकर हमेशा मचल कर रह जाता था। जबकि उन दोनों की आपस में अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन वीरेंद्र का इरादा था कि अगर कभी उसे शादी के लिए किसी लड़की को चुनना पड़ेगा तो वह ज़रूर शोभा को ही अपनी पत्नी बनाएगा। ये मिडिल क्लास की लड़की। वीरेंद्र ने गुस्से से अपना सर झटका। 2 दिन के बाद वीरेंद्र अपनी हर तरह से कोशिश करके देख ली थी अपनी माँ पूनम को मना सके, लेकिन वह नाकाम रहा। आखिरी हद तक वह अब घर छोड़कर जाने की धमकी भी दे चुका था, जिस पर पूनम ने जायदाद के कागज उसके सामने रखते हुए कहा था, ये सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अभी और इसी वक्त तुम जहाँ मर्जी जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और हाँ, अगर नहीं जाना चाहते तो उर्मिला से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ।
वीरेंद्र अपना होंठ भींचता अपनी सौतेली माँ को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। अपनी माँ के चेहरे का गुस्सा कुछ हद तक उसे याद था, मगर वह यादें अभी मिट चुकी थी और जो माँ सामने बैठी थी उसने सारी ज़िंदगी प्यार के ऊपर हिसाब किताब को रखा था। अगर बाप कुछ कहता तो शायद वह अपनी जंग लड़ सकता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वह एक औरत के आगे हार मान गया था। ठीक है, करवा दो आप मेरी शादी, लेकिन शादी के बाद अगर मैं आप लोगों को नाखून से चने ना चबवा दिया तो मेरा नाम भी वीरेंद्र नहीं। ये सोचते हुए उसने शादी के लिए हामी भर ली। पूनम बड़े खुशी के अंदाज में मुस्कुराई थी और घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। शादी के दिन वीरेंद्र ने इतने महंगे वाले शेरवानी को रिजेक्ट कर दिया था। हाथों में पहनने वाला कलावा उठाकर दूर फेंक दिया था। जिन कपड़ों में वह था उन्हीं कपड़ों में हाथ मुंह धोकर वह तैयार हो गया था। मैं ऐसे ही जाऊंगा, उसने ऐलान किया, मगर रॉकी जो उसका बचपन का दोस्त था और उसके जर्मनी जाने के बाद भी उसके साथ बात करता था, हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। ये क्या कह रहा है यार? माना कि ये सूट बूट तुझ पर अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू इन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी शादी भी करवाएगा। वहाँ पर ढेरों लोग आएंगे। रॉकी की बात पर वीरेंद्र ने अपने सर झटक दिए। कैसी शादी? कौन सी शादी? मैंने अभी तक उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी जिससे मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके अंदर बहुत दुख था। रॉकी बस उसे देखता ही रह गया था। वह उन्हीं कपड़ों में शादी हॉल तक चला गया था। ये और बात थी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। उसके कपड़ों के सारे ऐब छुपा लेते थे। जिस चुप्पी के साथ वह शादी में पहुंचा था, उसी चुप्पी से उसने शादी के फेरे भी डलवा लिए थे और चुप से शादी कर लिए थे। थोड़ी देर के बाद वह सहेलियों के भीड़ में सामने से आती हुई दिखाई दी। वह रॉकी के साथ सोफे पर बैठा था। उठकर खड़ा हुआ। भाई तेरी दुल्हन आ रही है, रॉकी ने कहा तो वह ना चाहते हुए भी उठकर खड़ा हुआ। पूनम और राजेंद्र भी उसके पास नजर आ रहे थे। लड़की थोड़ी लंबी थी, चेहरे पर तो उसके घूंघट गिरा हुआ था। धीरे धीरे कदम उठाती वह चलती आ रही थी, लेकिन स्टेज से कुछ कदम की दूरी पर ही वो बुरी तरह से लड़खड़ाई। उसने लहंगे के नीचे हाई हील पहनी हुई थी। शायद वह उस वक्त अपना बैलेंस ना बना पाई थी और अगले ही पल फिसलकर ज़मीन पर गिरी थी। उसकी सहेलियां जो उसकी उम्र की थी और शायद उसी की जैसी थी, सब के सब खिलखिलाकर हंसने लगी। पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए वह पागल हो रही थी, जबकि ज़मीन पर लेटी दुल्हन की ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़ भी सबको सुनाई दे रही थी। अभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, जबकि सामने बैठा वीरेंद्र शर्म से पानी हुए जा रहा था। उसे अपना सारा स्टैंडर्ड हाई क्लास सोसाइटी मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सामने ज़मीन पर पड़ी अपनी शादी के दिन गिर जाने वाली लड़की जिस तरह खिलखिलाकर हंस रही थी, उसे इस बात पर उसके दिमाग का अंदाज़ा हो गया था। पूनम ने लड़कियों को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर उर्मिला को सहारा देकर उठा लिया। सही तरीके से चलती हुई स्टेज तक आई थी। वीरेंद्र ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, वह खुद ही बराबर में आकर बैठ गई थी। वीरेंद्र को तो अपने आप किसी मुर्दे की तरह लग रहा था। शादी की रस्में होने लगी और रस्मों के बाद उर्मिला विदा होकर वीरेंद्र के साथ वीरेंद्र के घर आ गई। वह अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। सब उसे तसल्ली दे रहे थे, मगर वीरेंद्र का दिल बहुत बुरा हो रहा था। कैसी बचकना हरकतें हैं, मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। ये किस तरह की लड़की है, उसने दिल ही दिल में सोचा। और अब रात के 2 बजे भी अपने घर के आंगन में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो वीरेंद्र? कमरे में जाओ, उर्मिला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रात के 2 बज चुके हैं, तुम अभी तक कमरे में क्यों नहीं गए? पूनम की आवाज़ पर वीरेंद्र ने सख्ती से अपनी आंखों को मींच ली। आपसे मैंने कहा तो था, शादी कर रहा हूँ। शादी के बाद जो कुछ करूँगा उससे आप लोगों का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। बचपना देखा है ना आपने उस लड़की का? आपको लगता है कि ये मेरे साथ चल सकती है? वीरेंद्र एकदम भड़क गया था, जबकि पूनम उसका जवाब सुनने के बाद भी गुस्से से उसके सामने खड़ी थी। अगर तुमने उसके साथ कोई भी हरकत की या उसको कुछ कहा या उस लड़की से ज़बरदस्ती की, तो ये बात कान खोल कर सुन लो कि वो मेरी सहेली की बेटी है। अगर तुमने उसके साथ कोई भी गलत हरकत की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। एकदम आगे बढ़ती वीरेंद्र के आंखों में आंखें डालकर बोली, और एक पल के लिए तो वीरेंद्र भी चुप हो गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो मामूली सी बात पर उसे सजा देकर उसे घंटों बाथरूम में बंद कर दिया करती थी, जहाँ वह अंधेरे और डर से रोते रोते बेहोश होने लगता था। खाने के मेज पर खाना उसके आगे से हटा लिया करती थी। पढ़ाई के नाम पर वह इतनी सख्ती करती थी। वीरेंद्र का बचपन दुख से भरा हुआ बीता था। वह उस वक्त पूनम के सामने बोल सकता था, लेकिन न जाने क्यों वह चुप हो गया।
सिगरेट को जूते तले मसलकर वह लापरवाही से उठकर खड़ा हुआ। उसका मुंह अपने कमरे की तरफ था। पूनम के होठों पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर आया। इरादा तो यही था कि जाते ही उसे चुटियों से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन कमरे के बीच में ही वह ठिठक कर रुक गया। गुलाब की पत्तियों की महक ने कमरे को बिल्कुल बोझल कर रखा था। कमरे में बेड पर खूबसूरत सफ़ेद चादर के ऊपर गुलाब के पत्तियों में अपना लहंगा फैलाए बैठी थी, मगर उसकी पीठ वीरेंद्र के सामने थी। बराबर मुंह चलाने की आवाज़ से वीरेंद्र को अंदाज़ा हुआ कि वह कुछ खा रही है। वीरेंद्र को थोड़ी सी हैरानी हुई। शादी की पहली रात कोई भी दुल्हन नर्वस होती है। जोर ज़बरदस्ती करने पर भी वह खाने पीने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन उर्मिला ना सिर्फ बड़े आराम से बैठी थी, बल्कि फ्रूट की बास्केट सामने पड़े थे और वह बड़े मज़े से फल खा रही थी। वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गया। एक बार फिर उसने अपने होने वाली दुल्हन को ऐसे रूप में देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। वह कहता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन उसी पल उसने चौंक कर मुड़कर देखा। वीरेंद्र जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। माथे पर झूलता छोटा सा टीका, कानों में पहना हुआ झालर, उसका लहंगा उसे एक अलग ही रूप दे रहा था। वह हुस्न में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी काली आंखें जिन पर लंबी पलकों की झालर उसे दूर से भी असली लग रहे थे। उसे ढूंढने में भी उसके अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर हैरानी फैली हुई थी। शायद वीरेंद्र को इस तरह अंदर आता देखकर वह थोड़ी शर्मिंदा भी हो गई थी। हाथ में पकड़ा हुआ सेब का टुकड़ा वापस ट्रे में रखते हुए उसने पहले वीरेंद्र को देखा, फिर कुछ ना समझते हुए उसने सेब का टुकड़ा वापस उठाकर मासूमियत से वीरेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, आप भी खा लो। मैंने अपने शादी के फेरों के बाद ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया था। अभी मुझे भूख लग रही थी और आप भी नहीं आ रहे थे, तो सोचा कि कुछ खा लेती हूँ। हाथ आगे बढ़ाते हुए बड़ी मासूमियत से कह रही थी। वीरेंद्र को एक झटका सा लगा। कम से कम उसकी आवाज़ में जाहिलपन नहीं थी जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। उसके बोल में एक मिठास थी, बस उसे पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं था। वह इतनी भी गई गुजरी नहीं थी जितना उसने उसे समझ रखा था। लेकिन उससे पहले कि वह कदम आगे बढ़ाता, उसके दिमाग में उसकी जर्मनी की डिग्रियां और खूबियां और दोस्तों में उसका मान सम्मान और उसके दोस्तों के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। वीरेंद्र, तुझे तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती है, और पैसे वाले भी। तेरी पर्सनैलिटी और तेरी खूबियाँ, तुझे तो कोई हूर की परी ही मिलने वाली है। वीरेंद्र के दोस्त उसको छेड़ा करते थे तो वह मुस्कुरा देता, लेकिन अब उसके सामने खड़ी वो बड़ी मुश्किल से 17 साल की लड़की होगी। वह क्या उम्मीद रखता, जो स्टेज पर चढ़ते हुए अपनी हील से उलझकर गिर गई थी। वीरेंद्र का दिल बुरा होने लगा था। उसने सख्ती से अपना सर झटका। खुद ही खाओ, तुम मुझे नहीं खाना, सख्ती से उसे जवाब देते हुए खुद वॉशरूम में चला गया था। जबकि उर्मिला उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हुए कंधे झटक कर दोबारा से खाने में बिजी हो गई थी। जब तक वह नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकलता तो उर्मिला ने फ्रूट समेट कर साइड टेबल पर रख दिया था और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। वीरेंद्र ने एक निगाह उस पर डाली। कोई शक नहीं था, वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी बचकाना हरकतें वीरेंद्र के मन को बुरा कर रही थी। और दूसरा, ज़बरदस्ती की ये शादी। वीरेंद्र किसी तौर पर अपना दिल उसके हक में साफ नहीं कर पा रहा था। चुप से कंबल ओढ़कर लेट गया। आते हुए लाइट ऑफ कर देना, मुझे रोशनी में सोने की आदत नहीं, वीरेंद्र ने सख्ती से कहा। उस पर उर्मिला को थोड़ी हैरानी हुई। वह उसका दूल्हा था और शादी की पहली रात इतनी सख्ती से उससे बात कर रहा था, साथ ही सोने के लिए भी तैयार था। ज्वेलरी उतारते उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर पहले ही तो उस पर डर सवार था, अब वो परेशानी में बदल गई थी। लेकिन वीरेंद्र का व्यवहार इतना सूखा और कड़वा था कि कोई सवाल भी ना कर पाई थी। चुप से लाइट ऑफ करके वह कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। कपड़े बदलकर वह बाहर निकली तो वीरेंद्र सो चुका था, क्योंकि कमरे में गहरी चुप्पी थी। 0 वाट की रोशनी कमरे में डरावना सा उजाला कर रहा था। धीरे धीरे चलती हुई वह बेड के किनारे आकर खड़ी हुई। वह झिझक रही थी ऐसे आदमी के बगल में सोते हुए जिसने उसे ठीक तरह से बात तक ना की थी। दिल पहले ही जख्मों से चूर था। अगर माँ को पता चला यहाँ पर ऐसा हुआ है तो न जाने उनका क्या होगा। और उर्मिला के दिमाग में एक सोच लहराई। माँ के आंसू भरी आंखें सामने आई तो दर्द से एक मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई थी। तेरी आंटी के मुझ पर बहुत एहसान है, उन्हें शिकायत का मौका कभी ना देना। याद रखना कि जान भी मांगे तो हम दोनों को निकाल कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जीते जी मैं उनके एहसान का बदला तो कभी नहीं चुका सकती हूँ, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। तू सुन रही है ना बेटी? वह दुल्हन बनी हैरानी में बैठी थी जब उसकी माँ ने उसे हिलाकर कहा था। बेड के पास खड़ी उर्मिला एकदम चौंक सी गई। बेकाबू होकर हाँ में सिर हिला गई। हाँ हाँ,
माँ, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं आंटी को कभी मना नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। वीरेंद्र के साथ सिमट कर लेट गई। कंबल अपने ऊपर ओढ़ते हुए सोने की कोशिश करने लगी, मगर दिमाग था कि बीते हुए कल के दरवाजे खोले जा रहा था। वह 5 साल की थी जब उसके बाप की मृत्यु हुई थी। ज़िंदगी आसान तो पहले भी नहीं थी। बाप की मजदूरी से बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था, लेकिन अब किराए के घर में मुसीबतें मुंह फाड़े उनका रास्ता देख रही थी। बाप के मृत शरीर से लगी हुई बैठी सिसकियां भर रही थी, जबकि उसकी माँ सुनीता अपने सीने को बुरी तरह से पीटते हुए रो रही थी। उन्हें अंदाजा था ससुराल वालों की तरफ से तो पहले ही कभी कोई सपोर्ट नहीं मिली थी, और मायके में सिवाय एक मुंहबोली बहन के और कोई था ही नहीं। बहन भी वो जो अमीर घराने में ब्याही गई थी। उसने कभी पलटकर सुनीता की खबर भी नहीं ली थी। बाप की अर्थी उठाई जा चुकी थी। जब छोटे से आंगन में कुछ लोग रह गए थे, अचानक ही दरवाजे के बाहर एक शोर सा सुनाई दिया। सभी बच्चे घर से दौड़कर बाहर चले गए थे। उर्मिला भी उन्हीं बच्चों के साथ ही दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तभी एक शानदार सी गाड़ी रुकी थी। उर्मिला की आंखें हैरानी से फैल गई। उनके घर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया था? जब गाड़ी से उसकी पूनम आंटी नीचे उतरी तो उर्मिला को हैरानी का एक झटका लगा। जहां उसकी माँ इतनी खूबसूरत थी कि आसपास में कोई इतना खूबसूरत नहीं था। बिल्कुल गोरा रंग, लंबे बाल वाली पूनम मामूली शक्ल की औरत थी। कद काठी अच्छा था, मगर जिस अंदाज में अपनी गाड़ी से नीचे उतर रही थी, उर्मिला को डरा गई थी। मेरे घर इतने अमीर औरत का क्या काम है? आखिर ये औरत कौन है? उर्मिला ने पहले कभी उस औरत को नहीं देखा था। वह आराम से चलती हुई इस अंदाज में अपनी सहेली के पास बैठ गई थी। आंखों से चश्मा उतारते हुए उन्होंने बस रोने का थोड़ा सा नाटक किया था। अपनी आंखें थोड़ी साफ की। उनको उर्मिला के घर पहली बार आना था, लेकिन वह आखिरी बार बिल्कुल नहीं था। उसके बाद भी वे अक्सर अपनी सहेली से मिलने आती जाती रहती थी। जब भी आती, पर्स में से कुछ नोट निकालकर तरसती हुई मुस्कुराहट के साथ अपनी सहेली के हाथ पर रख देती थी। साथ ही बड़ी तरसती निगाहों से घर का जायजा लेती रहती थी। उर्मिला और सुनीता उनके एहसान तले दबते चले गए थे। वह जब भी कोई एहसान करती तो 10 लोगों में बैठकर उसे गिनवाना जरूर था। उर्मिला के सर पर वह हाथ रखती तो कहती, क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती और शकल सूरत का जब किस्मत ही अच्छी ना हो। मुझे तो लगता है इसका बंदोबस्त भी मुझे ही करना पड़ेगा। सुनीता एक फीकी सी हंसी हंस कर रह जाती। क्या करती, बेबस थी और बुरे हालत ने उन्हें किसी का मुकाबला करने के लायक नहीं छोड़ा था। उर्मिला हमेशा उसके एहसान तले दबती जाती थी। हर इच्छा, हर ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें हफ्तों तक पूनम का इंतज़ार करना पड़ता था। वह आती, कुछ पैसे निकाल कर दे जाती और साथ ही एहसान जता देती, और उन्हीं एहसानों का बदला उतारने के लिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता जब सुनीता के सामने रखा था, वह हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है पूनम? उर्मिला अभी पढ़ रही है, बच्ची है, वह शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी। सुनीता के बात पर पूनम के माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने तुमसे तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, हुक्म दे रही हूँ, उसे पूरा करो। और वैसे भी तुम्हें कब से सलाह देना आ गया? बैठे बिठाए इतने अच्छे घर का रिश्ता मिल रहा है। जानती भी हो वीरेंद्र कहाँ से पढ़कर आया है? क्या वह मामूली हैसियत वाला है? क्या इस किराए के मकान में तुम्हारी बेटी को ब्याहने के लिए कोई राजकुमार आएगा? इसने जितना पढ़ लिया वह काफ़ी है। वैसे भी इसने पढ़कर क्या करना है? तुम्हारी तरह घर ही बैठना है। पूनम की आवाज़ में बहुत घमंड और नफरत थी, और बरसों की वह जलन था जो हमेशा अपनी सहेली की शक्ल व सूरत से महसूस किया करती थी। सुनीता ने चुपके से सर झुकाकर उर्मिला का हाथ उसके हाथ में थमा दिया। 17 साल की कम उम्र उर्मिला वीरेंद्र की दुल्हन बनकर उसके घर आई थी। आंखें बंद करके वह सोने की कोशिश करने लगी और उसमें कामयाब भी हो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। एक जोरदार आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हड़बड़ा कर उठकर देखा तो कमरे में फैली नीली रोशनी भी अब बंद हो चुकी थी। कमरे में घुप अंधेरा था। कुछ पल तो उसको खुद पर काबू करने में लग गए। उसका सारा बदन पसीने में भीग गया था। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह एक जोरदार आवाज़ पर वीरेंद्र से चिपक गई थी। उर्मिला के होठों से निकलती हुई आवाज़ कांप रही थी। वह पूरी तरह से डरी हुई थी। ये आवाज़ बादल के गरजने की आवाज़ थी। जो बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। शायद यही वजह थी कि बिजली कट चुकी थी। वह कमरे में घुप अंधेरा फैला हुआ था। उर्मिला, जो शुरू से ही बादलों की गरज से डर जाया करती थी, एकदम खुद में सिमटती गई। मम्मी, कहाँ हैं आप? उसके होठों से निकलता जोरदार आवाज़ आंसू आंखों से टूट टूट कर उसके गालों पर फैल गए थे। बचपन से लेकर आज तक घर में जब भी तेज बारिश होती थी तो वह सारे काम छोड़ छाड़ कर माँ के पल्लू में दुबक जाया करती थी। उसे इस मौसम से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और आज
वह एक ऐसे इंसान के कमरे में मौजूद थी जो खुद भी उस मौसम से कम नहीं था, लेकिन वह डर कर बिल्कुल वीरेंद्र के नज़दीक आ गई थी। वो शायद खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर बादल के गरज की आवाज़ से उर्मिला के जान पर बनाई थी। बिजली भी चमकी थी। उर्मिला के होठों से एक चीख निकली और चीखती हुई वीरेंद्र से लिपट गई। वह जो गहरी नींद में सो रहा था, इस तरह उर्मिला को अपने साथ लिपट जाने पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। दोस्त जो उसकी होने वाली पत्नी के बारे में उसे बताया करते थे, यार तेरी पत्नी तो शहर की सबसे हसीन लड़की होनी चाहिए, इतने विश्वास के साथ वे बात करते थे। आज अपने दोस्तों की बात याद करता वह बुरी तरह से घबराया था, क्योंकि उर्मिला बहुत खूबसूरत थी। शायद उससे खूबसूरत कोई और होता, लेकिन उर्मिला और वीरेंद्र के स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर था और यही बात ध्यान में आते वह बुरी तरह से घबराया था। क्या मुसीबत है? एक पल के लिए तो वह खुद भी घबरा गया, मगर उर्मिला मौसम से डरती उसके साथ लिपटती जा रही थी और साथ ही साथ उसके होठों से चीख भी निकल रही थी। वीरेंद्र के होश हवास बिल्कुल उड़ते जा रहे थे। उर्मिला को अपने साथ लिपटा देखकर वह गुस्से में उठा, उसे पीछे हटाने लगा। किसने ये हक दिया तुम्हें इस तरह मेरे साथ चिपकने का? वह गुस्से में तिलमिला उठा। बेशरम लड़की, खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो। थोड़ा सा भी अपनी इज्जत का ख्याल है तुम्हें या नहीं? पहले तो मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेशरम और कम अकल की लड़की हो। उसे खुद से छुड़ाकर एक जोरदार धक्का देते हुए वीरेंद्र ने उसे बुरी तरह बेइज्जत किया था। वह तो उसके धक्के से ही संभल ना पाई थी। उसके इस व्यवहार पर बिल्कुल सुन्न खड़ी रह गई। वीरेंद्र उससे कह रहा था, मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ माँ की जिद का नतीजा है। न जाने क्यों उन्होंने तुम्हारे जैसी बचकाना बेशरम लड़की को मेरे सर पर थोप दिया, लेकिन ना तो तुम मेरे स्टैंडर्ड की लड़की हो और ना ही मुझे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार हो। इसलिए मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। अगर इंसानों की तरह मेरे साथ सोना है तो सो, नहीं तो मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। वीरेंद्र के शब्द बिल्कुल जहरीले निकल रहे थे और वह बिल्कुल हैरान रह गई। वह करवट बदलकर लेट चुका था। बादल बाहर अब भी गरज रहे थे, बिजली अब भी चमक रही थी, लेकिन उर्मिला के दिल से अब उनका डर निकल चुका था। उसकी आंखें सूख रही थी। सामने लेटे उसके पति ने उसे जितना बेइज्जत किया था, एक पल में ही उसका सारा का सारा बचपना गायब हुआ था। अब रोती रोती उसके गाल बिल्कुल लाल पड़ गए थे। वह चुप से तकिया पर सर रखकर लेटने की कोशिश करने लगी। उसने अपने हाथ में अपना दूसरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। अब उसे बाहर चमकती बिजली और बादलों से डर नहीं लग रहा था। उसे अब अपने साथ लेटे उस वीरेंद्र से डर लग रहा था, जो कहने को तो उसका पति था, मगर हकीकत में तो उसका कुछ नहीं लगता था। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में पर्दे से छन छन कर रोशनी अंदर आ रही थी। उजाला फैला हुआ था। ऊपर से डरती हुई उर्मिला पर वीरेंद्र की निगाहें पड़ी, जो कंबल को अच्छी तरह खुद पर जकड़े वो बेखबर सो रही थी। चेहरे पर ऐसे असर था जैसे रात न जाने कितने डर में बीती हो। घुंघरालू बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उस पर निगाह पड़ते ही रात वाला वह सारा किस्सा याद आ गया। गुस्से की एक लहर उसके अंदर जा बैठी और वह सर झटक कर अपना स्लीपर पहनने लगा था। फिलहाल तो उसके दिमाग में आगे का कोई प्लान नहीं था। फ्रेश होकर वह कमरे से बाहर निकला तो सामने ही नौकरानी चलकर आ रही थी। साहब, दुल्हन मैडम की माँ उनसे मिलने आई है, वे आपको बुला रही हैं। नौकरानी के कहने पर वीरेंद्र के चेहरे पर एक गुस्से का असर दिखाई दिया था। उसे किसी तरह का ससुराल से रिश्ता नहीं निभाना था, लेकिन ये दामाद वाला ड्रामा उसे उलझा कर रख गया था। वह साफ मना कर देना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने सर हिला दिया। हाथ पर घड़ी बांधते हुए वह गुस्से में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा रहा था। सामने ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वीरेंद्र उन्हें देखते ही एकदम चौंका। चेहरे के नैन नक्श के हिसाब से वो पूनम से बिल्कुल अलग थी। बेहद खूबसूरत, मगर चेहरे की झुर्रियाँ और बालों की सफ़ेदी बता रही थी उनकी ज़िंदगी किस मुसीबत से बीती होगी। मामूली सा कपड़ा और पैरों में साधारण चप्पल, मगर बिल्कुल शांत औरत नजर आ रही थी। न जाने क्या सोचकर वीरेंद्र ने उसके सामने अपना हाथ जोड़ लिया। वह तो निहाल हो उठी। वीरेंद्र के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने उसे यूं हसरत भरी निगाहों से देखा था। एक पल के लिए तो वीरेंद्र का भी दिल डूब गया। मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि मेरा भी एक बेटा हो जो मेरा सहारा बन जाए। आज भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। दामाद के रूप में मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया, सुनीता ने धीरे से कहा। तो वीरेंद्र अपने होंठ भींच कर रह गया। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? माँ कहाँ है? उसने पूनम के बारे में सवाल किया तो सुनीता चुप सी हो गई। मैं काफ़ी देर से आई हूँ, मैंने कई बार खबर भिजवाया है, लेकिन शायद पूनम कुछ बिजी है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने को कहा था। निर्मला कैसी है? कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी, वह घबराई तो नहीं?
वह हमेशा बारिश में बहुत बुरी तरह से डर जाती है। थोड़ी उम्र कम है, अभी उसके अंदर बचपना है। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अगर आपने सुनी है तो कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।